हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका बहुत सारा पार्ट जो था हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा एरर्स के बारे में। ठीक है। तो एरर्स क्या होता है? तो एरर जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि कुछ हमारा कोई भी अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं या कोई भी अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ जो होता है एरर्स आ जाते हैं। एरर्स का मतलब कोई ना कोई वैल्यू में जो होती है हमको कमी देखने को मिलती है, एकदम से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि मान लो कि इस पेन की जो ट्रू लेंथ है, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, अगर हम उसको माने कि वो 7.2 है, ठीक है, और बाई चांस हम जब नाप रहे हैं तो हमने जब उस स्केल से उसको नापा तो थोड़ा आगे पीछे होने की वजह से वो हमको 7.3 दिखा रहा है। तो वो 0.1 जो था वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ठीक है, तो वो हमारी वजह से बढ़ गया। तो वो एक तरीके की एरर होगी। ठीक है, जो हमारी वजह से आ गई इसके अंदर के, ये इसकी लेंथ एक्चुअल तो 7.2 थी, पर हमने जब मेजर करी तो वो हमारी 7.3 आ गई। तो ये हमारे एरर्स होते हैं। ठीक है, तो एरर्स जो होते हैं उनको मेनली हमने जो है दो पार्ट्स में उनको कैटेगराइज कर रखा है। एक होते हैं हमारे सिस्टमैटिक एरर्स, और दूसरे होते हैं हमारे रैंडम एरर्स। ठीक है, दो तरीके के एरर्स होते हैं, एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स और दूसरे होते हैं रैंडम एरर्स। तो देखो, सिस्टमैटिक एरर एक ऐसे एरर जो कि हमारे सिस्टमैटिक तरीके से हो। ठीक है, यानी कि एरर जो है या तो वो पॉजिटिव में हो या फिर वो नेगेटिव में हो, तो एक सिस्टम वाइज एरर हो, तो वो होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव ही हो सकता है या फिर वो नेगेटिव ही हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इसका हमने जब कैलकुलेशन करी तो 7.3 आ गई, तो 0.1 एरर हो गया वो हमारा, तो वो एक पॉजिटिव एरर है। ठीक है, हमारी वैल्यू से वो 0.1 ज़्यादा है। ठीक है, तो वो एक तरीके का सिस्टमैटिक एरर हो गया। अब सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं उनके कुछ सोर्सेज होते हैं, जहाँ जैसे मतलब उनके कुछ पार्ट्स भी आप कह सकते हो। तो उनको मेनली जो है उनको तीन तरीके से हम देखते हैं, तीन वजह से आते हैं हमारे सिस्टमैटिक एरर्स। देखो, फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, फर्स्ट एरर जो होता है उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स समझो क्या होता है हमारे पास, कि जैसे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें पहले से ही जो है कुछ ना कुछ कमी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे स्केल है, तो स्केल हल्का सा पहले से टूटा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप उससे कभी भी किसी चीज को मेजर करोगे तो वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू तो हमको बताएगा नहीं। मान लो कोई स्केल था, उसके जहाँ से जीरो लिखा होता है वो वाली चीज मिट गई है, तो वो हमको कभी भी एक्चुअल वैल्यू हम उससे ढंग से फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। कभी वो आगे कभी पीछे ऐसा होता रहेगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो गया वो। ठीक है, जैसे बीकर है, उसके ऊपर जो लाइंस होती हैं कि ये इतने ml है, इतने ml है, इतने ml है, वो लाइंस जो है वो परफेक्ट लाइंस नहीं है, तो वो हमको कभी भी बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट्स तो देंगी नहीं। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स की कमी की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक जीरो एरर के नाम से हम आगे पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। जैसे वर्नियर कैलिपर होता है, वो वर्नियर कैलिपर एक आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ने को आपको मिलेगा, या स्क्रू गेज होता है। तो इनमें कुछ एरर्स होते हैं, यानी जब हम उनको यूज नहीं भी कर रहे तो उनके अंदर कुछ कमी होने के कारण जो होता है वो हमको बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं दे पाते। तो वो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है हमारा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। ठीक है, जैसे मान लो इम्परफेक्शन, इसमें क्या है कि हमारा, हाँ, तो इसमें क्या है हमारा कि जैसे कि मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो इम्परफेक्शन है, यानी कि हम उसमें परफेक्ट नहीं है, या फिर हमको उसका प्रोसीजर ही नहीं पता उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं,
या फिर हमको पता ही नहीं है उसकी टेक्निक्स की, कैसे उसको नापा जाता है, ऐसी चीज़ें ना पता हो तो भी हमारे पास एरर आने के चांसेस होते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल स्केल का ही ले लो। जैसे स्केल है, अगर हमको तो पता है कि पहला जो है हमको जीरो पे रखना है और फिर वहां से हमको मेजर करना है स्केल से जो भी चीज़ हम मेजर करते हैं, पर बाई चांस हम किसी ऐसे को दे देते हैं जिसको मालूम ही ना हो, तो वो क्या करेगा, कहीं से ही मेजर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मान लो तीन पे ही रख के मेजर करना स्टार्ट कर दे और ये 12 तक पहुंच जाए, तो वो तो अपने हिसाब से रीडिंग बताया कहेगा कि हमारी रीडिंग 12 आ गई। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या होता है, इम्परफेक्शन है वो यानी उसको कुछ पता ही नहीं है, टेक्निक्स के बारे में नहीं पता, प्रोसीजर के बारे में नहीं पता। तो एक अच्छी नॉलेज होना भी जरूरी है हमको कि कैसे किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे उसको करते हैं, उनकी टेक्निक्स में, इन सब चीज़ों में जो भी एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें परफेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, और लास्ट जो आता है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, देखो पर्सनल एरर क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और हमारी वजह से ही हमने क्या करा कि रीडिंग लेते वक्त हमने ध्यान नहीं दिया उसको, ठीक है, कि रीडिंग कितनी है, और उसको लिख दिया अपनी मर्जी से दो चार आगे पीछे करके, तो वो हमारी एक पर्सनल एरर है, यानी ऑटोमेटिकली वो रीडिंग वैसे कैसी भी आ रही हो हमारी वजह से जो पर्सनल, यानी कि सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि इंसान की वजह से, जो रीडिंग ले रहा होता है ऑब्जर्वर, उसकी वजह से जो एरर आती है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिस्टमेटिक एरर का पार्ट्स। लास्ट जो है हमारा वो है हमारे पास रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर में आप सिंपली क्या समझ सकते हो कि जैसे रैंडम एरर है यानी एकदम से जो एरर आ जाती है, यानी ऑब्जर्वेशन करते करते कभी एरर जो है वो प्लस में भी आ जा रही है, माइनस में भी आ जा रही है। तो ये एरर कैसे आती है, जैसे कि मान लो कि हम किसी बीकर के अंदर कोई एसिड हमने डाल दिया, या फिर अगर हम किसी स्केल से, वर्नियर कैलिपर से हम किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वाइब्रेशन की वजह से या फिर टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से, या मान लो कि हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कि 10th क्लास में था, और मान लो हमने जो वायर है उसको पूरी टाइटली उसको नहीं जो सर्किट है उसके अंदर टाइटली नहीं लपेट रखा, या फिर एकदम से वोल्टेज अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि रैंडम एरर आती है, यानी ऑटोमेटिकली जो वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट करती है, आगे पीछे जो होती है अप डाउन होती रहती है। मान लो कि जैसे वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है 4.2 ऐसे मान लो, ठीक है, और हमारा जो आंसर आ रहा है कभी 4.1 आ जा रहा है, कभी 4 आ जा रहा है, कभी 4.0 आ जा रहा है, कभी 4.3 आ जा रहा है, तो ये सब है रैंडम एरर, यानी कि वो हमारे इन्वायरमेंट कंडीशंस की वजह से, या प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि एरर्स आती रहती है, तो उनको हम एक पार्ट्स में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम रैंडम एरर्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एरर्स है। अब देखो इसमें एक आपको चीज सीखनी है, लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट वैसे 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है उसको हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हो कि मिनिमम मिनिमम मेजर्ड वैल्यू बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो सिंपली आप कह सकते हो कि स्केल, स्केल से आप कम से कम कितना नाप सकते हो, तो 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे वर्नियर कैलिपर होता है उसका 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू के इस पे जाएंगे तो 0.001 सेंटीमीटर तक हम नाप सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये हमारा लीस्ट काउंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमको जो टॉपिक पढ़ना है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है। ठीक है, देखो इससे पहले समझो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू हम किसे कहेंगे। ठीक है, देखो एक चीज होती है इसको हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमको किसी भी चीज की मेजरमेंट लेनी है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई स्केल हो सकता है, कोई पेज हो सकता है, कोई भी चीज हो हमारे पास, ठीक है, किसी चीज का डायमीटर ही नापना हो गया, तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, जैसे मैं कह रहा हूं अभी तक कि स्पैन की जो वो है क्या कहते हैं लेंथ जो है वो 7.2 है।
ठीक है, तो मैंने इसको ट्रू वैल्यू तो मान लिया। ठीक है, तो ये या तो बहुत बार मेजर करके इसका मीन लेके इसको निकाला गया और इसको कहा गया हो कि भाई इस पेन की जो लेंथ है वो 7.2 ही होगी, तो उस चीज को हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। या फिर हम किसी चीज की अगर ट्रू वैल्यू बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं? अगर मान लो पहली बार मैंने इसकी मेजरमेंट ली, वो 7.3 आ गई, तो क्या मैं इसको 7.3 को ट्रू वैल्यू बोल दूं? इसको एक्चुअल वैल्यू नहीं कह सकते, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार मेजरमेंट ली, वो मेजरमेंट गलत भी तो हो सकती है, उसमें कुछ एरर भी तो हो सकता है, तो आप कैसे ट्रू वैल्यू बताएंगे? तो देखो क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक है, देखो समझो, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस लेंगे, जैसे मान लो पहली ऑब्जर्वेशन A1 ले ली, सेकंड A2 ले ली, थर्ड A3 ले ली, फोर्थ A4 ले ली, ऐसे करके हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ले ली। ठीक है, या फिर अगर हम चार ऑब्जर्वेशंस ले लें और इन चारों ऑब्जर्वेशन को फिर अगर हम प्लस कर लें और इसको 4 से डिवाइड कर लें, तो एक तरीके का मीन आ जाएगा हमारे पास। यानी वो जो मीन आएगा वो तो इन सब का एवरेज होता है, एवरेज एक तरीके से एवरेज होता है इन सभी का। तो वो जो होता है वो हमेशा जो होता है एक ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है हमको। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारी ऑब्जर्वेशन हमने करी, एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करा, और उसकी पहली ऑब्जर्वेशन आई हमारी 5.2, सेकंड आई हमारे पास 5.3, थर्ड आई हमारे पास 5.1, फोर्थ आई हमारे पास 5 पॉइंट, या तीन ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करा और हम चाहते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू हमको पता लग जाए, तो क्या मैं 5.2 को ट्रू बोल सकता हूँ, 5.3 को बोल सकता हूँ, या 5.1 को बोल सकता हूँ? क्योंकि देखो ये तो वैल्यू अप डाउन हो रही है ना, तो ट्रू वैल्यू कैसे कह सकते हैं हम उसकी, कि एक्चुअल वैल्यू उसकी कैसे कह सकते हैं हम इसको? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका सिंपली इन तीनों वैल्यू का क्या करेंगे, मीन ले लेंगे। अब मीन से क्या होगा, देखो ये इसकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? देखो, इन सबों को प्लस करो, 3 से डिवाइड करो, तो वो आ जाएगा हमारे पास 5.2। यानी हम कह सकते हैं कि एवरेजली अगर हम उसकी बात करें तो उसकी जो लेंथ थी, या उस ऑब्जर्वेशन या उस एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू थी, वो कितनी है, 5.2। तो इसको हम ज़्यादा एक्यूरेट मान सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए देखो ये सारी वैल्यू जो है इसके ऑलमोस्ट एक्यूरेसी इसमें दिख रही है, तो ये इसकी एक्यूरेट यानी ट्रू वैल्यू इसको मान सकते हैं। अब देखो जितनी ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशंस लोगे, जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लोगे उतनी करेक्ट वैल्यू आपको ये मिलेगी। ठीक है, उतनी ज्यादा आपको प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी, पास की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है, ट्रू वैल्यू या तो गिवन होगी, अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ऑब्जर्वेशन लेते रहे एक्सपेरिमेंट में, और जब ऑब्जर्वेशन 4-5 ऑब्जर्वेशन, 5-6 ऑब्जर्वेशन जब आप ले लें, तो अगर 6 लिए हैं तो सब 6 ऑब्जर्वेशन को प्लस करें, 6 से डिवाइड करें, तो एक एवरेज आपका निकल जाएगा। उस एवरेज को आप ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसा कह सकते हो कि जो ए मीन होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये 4 के लिए था, तो सिंपली अगर ए मीन जो होता है उसको आप ट्रू वैल्यू मान सकते हो, किसके बराबर होता है, A1 + A2 + A3 प्लस डॉट 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 AN ऑब्जर्वेशन तक हमने प्लस करा, और जितनी ऑब्जर्वेशन हम लेंगे उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो ये आपकी एक तरीके से ए मीन जो होता है वो सबसे बेस्ट ट्रू वैल्यू मान सकते हो, एक्चुअल वैल्यू मान सकते हो किसी भी ऑब्जर्वेशंस के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, तो ट्रू वैल्यू आ गया समझ में। अब देखो, अब यहाँ से हम निकालेंगे एरर्स। ठीक है, तो उसी से हम एरर्स भी समझ लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसी से अगर हम एरर्स को समझे तो देखो कैसे होता है कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आई हमारे पास 5.2, 5.3, 5.1, उससे हमने एक ए मीन निकाला, ए मीन कितना आ गया हमारे पास, 5.2। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कोई ऑब्जर्वेशन करी हमने, अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एरर सीख रहे हैं। एरर देखो कैसे, सिंपली एक एग्जांपल से ही सीखते हैं इस चीज को भी। जैसे मान लो कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी आई, 5.2, और ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी थी, देखो ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस थी हमारे पास 5.2, 5.3, 5.1,
1 ऐसे करके ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। तो अगर आप सिंपल समझो तो ये हमारा A1 था, ये A2 था और ये A3 था। अगर एरर्स की बात करें तो एरर्स देखो कैसे निकालेंगे। एरर को आप जब भी रिप्रेजेंट करते हो तो उसको ऐसे डेल्टा के साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। ये एरर्स होते हैं, ठीक है। तो एरर देखो A1 कितनी कमी थी, देखो एरर कैसे निकालते हैं। एरर क्या होता है, कमी, कितनी कमी हमको देखने को मिली या कितनी वैल्यू कम हुई या कितनी वैल्यू ज्यादा होगी। तो एरर सिंपली आप ऐसे कह सकते हो, एरर बराबर होता है ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू भी लिख सकते हो, जो हमने वैल्यू मेजर करी, अगर हम ट्रू वैल्यू में से जो वैल्यू हमने मेजर करी ऑब्जर्व करी उसको अगर माइनस कर दे तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एरर। तो अब समझो A1 ट्रू वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये जिसको हम ए मीन लिख सकते हो, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो कि जो एरर होगा, ए एरर जो होगा वो बराबर होगा ए मीन माइनस ऑब्जर्व वैल्यू यानी A1। अगर हमको A1 चाहिए या फिर ए लिख देते हैं सिंपल एक जनरल फॉर्मूले के लिए, जो एरर होगा वो किसके बराबर होगा, ए मीन यानी ट्रू वैल्यू माइनस में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को अगर माइनस कर दिया जाए ट्रू वैल्यू में से तो जो वैल्यू आएगी वो एरर होगी। सिंपल भाषा में जैसे हमने कुछ ऑब्जर्व करा, ट्रू वैल्यू हमको पता है, तो ट्रू वैल्यू में से उसको माइनस कर दो तो जो छोटी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारी एरर, ठीक है। तो अब देखो एरर कितनी आई, A1 के लिए एरर लिख सकते हो 5.2 में से 5.2 को माइनस कर देंगे तो 0, भाई यहाँ कोई एरर ही नहीं है, सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन है फिर तो A1, ठीक है। फिर देखो A2 के लिए देखो, A2 के लिए कितनी आएगी, 0.1 आ जाएगी। 5.2 में से क्या माइनस कर दिया, 5.3, तो कितनी आ गई हमारे पास, 5.2 में से 5.3 तो माइनस 0.1 आ गई। अगर 5.1 माइनस करो इसमें से तो कितना आएगा, वो हमारे पास A3 कितना आ जाएगा, प्लस 0.1। यानी एरर देखो प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। तो अब देखो एरर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए के लिए एरर थी, इस ऑब्जर्वेशन के लिए जो एरर थी वो कितनी थी, प्लस माइनस 0.1। इतनी एरर आ रही है, या तो प्लस में 0.1 आ रही है या फिर माइनस में 0.1 आ रही है। तो इसी चीज से आप पूरा एब्सोल्यूट एरर को समझ सकते हो। एब्सोल्यूट एरर का मतलब टोटल एरर कितनी थी, तो टोटल एरर हमारे इसके हिसाब से कितनी आ गई, 0.1। या फिर अगर देखो एरर में भी अगर आपको चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि एक्चुअल कितनी एरर आई, तो उसको भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो जैसे हमने ट्रू वैल्यू निकाली वैसे ट्रू एरर भी निकाल सकते हो। ट्रू एरर जिसे हम एक्चुअल एरर कह सकते हैं, उसका भी आप सिंपल क्या करोगे, मीन ले लोगे। मीन ले लो, जितनी भी एरर्स आ रही है उन सबों को प्लस कर दो। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे प्लस कर दिया 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1, ठीक है। ये इस तरीके से एरर था और इनको फिर किससे डिवाइड कर देंगे हम, 3 से। तो ये जो आएगी इसकी मीन वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आती है कि एक्चुअल कितनी एरर थी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी देखो एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको अगर यहाँ से सिंपली हटा दें और इसके लिए एक सिंपल एक फॉर्मूला लिखें तो वो हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ लिख देता हूँ। देखो जैसे कि हमने लिख दिया, ये एरर है हमारे पास, एरर का मीन, हम यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू लेते हैं तो इसलिए मॉडुलस लगा दिया हमने। तो फर्स्ट एरर प्लस में सेकंड एरर प्लस में थर्ड एरर प्लस में डॉट 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 एन तक, ठीक है, एरर। और इन सभी को किससे डिवाइड कर देंगे, एन से। तो ये वाली जो एरर आएगी ये सबसे एक्यूरेट एरर आ जाएगी कि असलियत में हमारी ट्रू वैल्यू भी हमने मीन निकाल के करा और हमारा ट्रू मेजरमेंट भी हमने कैसे करा, ट्रू एरर भी कैसे निकाला, उसका मीन। जितनी भी एरर्स थे उन सबों का मीन ले लेंगे मॉडुलस में, यानी उनको प्लस या माइनस साइन से इंडिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी वैल्यू लेंगे और वहां से उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हमारा एक एब्सोल्यूट एरर था, सिंपल
ऐसा समझ सकते हो कि आपको ये चीज याद रखनी है, फर्स्ट एरर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जो हमने ट्रू वैल्यू थी उसमें से ऑब्जर्व वैल्यू माइनस कर दी तो वो हमारा एरर होता है। ठीक है, ट्रू वैल्यू कैसे निकाली इस चीज को मैंने आपको सिंपली बताया कि जितनी ऑब्जर्वेशन आप लोगे उससे आप ट्रू वैल्यू किसी चीज की बता सकते हो, या फिर अगर पहले से गिवन हो तो उन्होंने भी ऐसे ही निकाली होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस लो। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, हमको एक्चुअल एरर पता लग जाती है और एक्चुअल वैल्यू पता लग जाती है। इसीलिए आपको जब भी एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा तो उसमें आपको बोलेंगे कि मैक्सिमम लो। ठीक है, तो ये आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एरर। अब यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास जो हमारा एरर आया और जो हमारी वैल्यू थी उनका रेशियो, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। नेक्स्ट होता है हमारे पास परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर्स। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि रिलेटिव एरर के कितनी परसेंटेज, परसेंटेज निकालना रिलेटिव एरर का। तो कैसे हो जाएगा, देखो एरर ए मीन लिख रखा है, या फिर आप डेल्टा ए भी लिख सकते हो सिर्फ, और अपॉन में ए मीन एक्चुअल वैल्यू इनटू में 100%, तो ये परसेंटेज एरर निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद देखो आपको क्या सीखना है, एडिशन ऑफ एरर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब सीखना है, एडिशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ एडिशन कैसे करना है, बाकी आप बुक में से देख सकते हो कि ये सब आया कैसे। मान लो एक वैल्यू है, एरर को हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि ये हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है, तो देखिए इसके अंदर सिंपली एक चीज आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर हमको क्वांटिटी लिखनी है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं उसकी मैग्नीट्यूड जो उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड था, और साथ में प्लस माइनस का साइन डाल के और उसका एरर। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि एरर जो है वो प्लस में भी आती है, पॉजिटिवली पॉजिटिव भी आ जाती है, नेगेटिव भी, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम प्लस माइनस डेल्टा ए लिख दिया। अब देखो एडिशन में क्या, दो ऑब्जर्वेशन हैं, उनको अगर हम प्लस करना चाहें तो टोटल जो निकलेगा उसको हमने जेड ले रखा है, तो ए प्लस बी को जेड के इक्वल पुट कर दिया। अब देखो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं और बी को ऐसे, मैग्नीट्यूड और मतलब एक्चुअल वैल्यू और साथ में हमारा एरर जो था वो लिख दिया हमने, तो ट्रू में भी ऐसे ही आएगा टोटल। ठीक है, तो इसके अंदर आप सिंपली क्या देख सकते हैं, देखो ए भी है हमारे पास और जो टोटल आएगा वो हमारा जेड और साथ में हमारा डेल्टा जेड, यानी हमारी वैल्यू भी आएगी और एरर भी आएगा। तो सिंपली देखो होता क्या है कि जब प्लस करते हैं तो जो वैल्यू होती है वो तो प्लस हो ही जाती है, ए और ए ये दोनों तो प्लस होगी, और एरर्स भी जो होते हैं वो प्लस होते हैं। एरर हमेशा प्लस होगा, अगर प्लस करो या माइनस करो एरर हमेशा प्लस होगा। मान लो एक ऑब्जर्वेशन में एरर 0.1, दूसरे में 0.1, तो टोटल भी निकालोगे तो 0.2 एरर हो जाएगा, या फिर अगर माइनस भी करोगे तो वैल्यू तो माइनस हो जाएगी पर एरर तो है ही ना, दोनों में कमियां तो है ही, तो कमियां हमेशा जुड़ेगी, तो वो हमारा प्लस ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो कि एरर हमेशा प्लस होता है। ठीक है, माइनस के लिए भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, सेम एक्चुअल वैल्यू माइनस हो जाएगी पर एरर हमेशा प्लस होगा, आगे हम प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो एरर हमेशा हमारा प्लस होता है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप सिंपली देख सकते हो, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस चीज को, तो हम मल्टीप्लाई जब भी करते हैं, डिवाइड जब भी आप करोगे तो उसमें आप क्या लोगे उसका, तो उसका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में अगर टोटल का एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, तो जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमको उसका रिलेटिव एरर निकालना होता है। ठीक है, तो ये कैसे आया ये मैं आपको कभी एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि ये सब आया कैसे। आप सिंपल याद रखेंगे जब मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो वैल्यू में तो उनका एरर जो होता है उसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिंपल केस दे रखा है मैंने कि अगर दोनों वैल्यू ए और ए हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा था, तो ये ए और ए दो बार आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स। तो यानी जब भी अगर किसी की पावर में हो, ए इंटू ए स्क्वायर होता है तो पावर में हो, तो देखो पावर हमेशा आगे आ जाती है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है कि जैसे ए की पावर पी है तो पी आगे आ गया, रिलेटिव एरर, बी की पावर क्यू है तो क्यू और बी की रिलेटिव एरर, सी की पावर आर है तो आर और रिलेटिव एरर, ऐसे करके ये आ गया। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, एग्जांपल्स कर सकते हो, लास्ट की एक्सरसाइज भी कर सकते हो।